हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, आज वन कॉन्सेप्ट आ डे में आज हम बात करने वाले हैं इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनइक्वालिटी आखिर होते क्या है। उसके बाद बताऊंगा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस डिफाइन करता है इनइक्वालिटी को एज द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल। किस चीज में इक्वल नहीं है? जब आप राइट्स में, अपॉर्चुनिटीज में, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, या जो प्रिविलेजेस मिलते हैं एक आम सिटीजन को वो आपको नहीं मिल रहे हैं। तो इनइक्वालिटी का मतलब है द स्टेटस ऑफ नॉट बीइंग इक्वल। और किस चीज में इक्वल नहीं होना? जब आपके पास अनइक्वल राइट्स हो, कि किसी के पास कुछ राइट्स हैं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, किसी के पास नहीं है या कम है, ऐसे ही प्रिविलेजेस ना होना या फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ना होना, तो वो उसको कहते हैं हम इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी दो तरह की होती है, एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और दूसरी सोशल इनइक्वालिटी। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? when the resources are distributed unevenly, uneven distribution of रिसोर्सेज का मतलब यहां पर है मेजरली इनकम से या फिर कोई इकोनॉमिक एसेट लाइक लैंड। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता था, अगर वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? जब ये रिसोर्सेज जिनको सोसाइटी वैल्यू करती है, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, चाहे वो एक ऑनर हो कि कितनी इज्जत आप किसी को देते हैं, जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ सोशल फैक्टर्स, जैसे कि रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, अगर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो है सोशल इनइक्वालिटी। जैसे आप देखेंगे कि रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली कि लैंड एक रिसोर्स है और वो किसके पास होता है? जनरली अपर कास्ट के पास। लोअर कास्ट क्या होते हैं? लैंडलेस लेबरर्स होते हैं। जेंडर के बेसिस पे अगर आप देखें इनइक्वालिटी, तो ज्यादा मौके किसको मिलते हैं? घर वाले किसको ज्यादा चाहते हैं कि कौन पढ़े या कौन जॉब करे? वो हमेशा चाहेंगे कि उनका जो बेटा है या जो मेल मेंबर्स है वो घर के बाहर एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो, और जो घर की बेटियां हैं या लेडीज हैं वो घर में रहकर घर संभाले। तो एक जनरल ये अनइक्वल कहना चाहिए, एक इकोनॉमिक रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल फैक्टर्स, है ना। कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, जेंडर, ये सारे क्या है? सोशल फैक्टर्स। इनकी वजह से अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का तो दैट इज सोशल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को जानना। तो इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, मतलब कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर वेल्थ, उसको कैसे मेजर करें? तो उसको जो मेजर करने का तरीका है वो है लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट। लॉरेंस कर्व किसने दिया था? एक इकोनॉमिस्ट थे, लॉरेंजिन। तो 1906 में उन्होंने लॉरेंस कर्व दिया। ये लॉरेंस कर्व में क्या, उसका अगर आप ग्राफ देख रहे हैं तो जो वाई एक्सिस पे है वो है क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इनकम और एक्स एक्सिस पे है पॉपुलेशन। तो उन्होंने एक लाइन ऑफ इक्वालिटी बताई जहां पर x इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू वाई का क्या मतलब है? जितनी परसेंट पॉपुलेशन उसके पास उतनी ही इनकम। कहने का मतलब कि अगर 20% पॉपुलेशन के पास 20% इनकम है तो दैट मींस वहां पर परफेक्ट इक्वालिटी है। 40% पॉपुलेशन के पास अगर 40% वेल्थ है तो दैट इज परफेक्ट इक्वालिटी। मतलब इस लाइन पर अगर आप चलेंगे आपको परफेक्ट इक्वालिटी देखने को मिलेगी। जितनी परसेंट पॉपुलेशन होगी उसके पास उतना ही परसेंट इनकम होगी। अगर जब एक्चुअल, अगर आप रियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो अगर प्लॉट करते हैं एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी कंट्री में, तो जो वो कर्व आता है उसको हम कहते हैं लॉरेंस कर्व। तो ये कर्व क्या बता रहा है? ये तो आइडियल कंडीशन है कि जितने परसेंट पॉपुलेशन हो उतने ही उसके पास वेल्थ हो।
ये बताता है लॉरेंस कर्व क्या है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब आप एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हैं तो उसके बाद जो कर्व आता है वो होता है लॉरेंस कर्व। इस लॉरेंस कर्व को अगर आप ध्यान से देखें तो सपोज कीजिए कि अगर आप इस पॉइंट पे देखते हैं तो इस पॉइंट पे क्या है कि 40% पॉपुलेशन के पास कितनी परसेंट वेल्थ है, 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉटम 40% पॉपुलेशन है उसके पास सिर्फ 20% वेल्थ ही है। या अगर आप 80% पे जाएं तो ये क्या दिखा रहा है कि जो अगर आप 80% पॉपुलेशन की बात करें तो उसके पास सिर्फ 60% वेल्थ है, और जो टॉप 20% है उनके पास 40% वेल्थ है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का किसी भी सोसाइटी में या किसी भी पॉपुलेशन में। तो लॉरेंस कर्व हमेशा प्लॉट किया जाता है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए इनकम का। गिनी कोफिशिएंट क्या है, ये तो हुआ कि जब कर्व को आपने प्लॉट कर दिया। अब आपको बताना है कि कितनी इनइक्वालिटी है, क्या लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है। तो वो कैसे बताएंगे आप, वो बताते हैं गिनी कोफिशिएंट की हेल्प से। गिनी कोफिशिएंट का नाम कहां से आता है, इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम गिनी था, तो उन्होंने ये कोफिशिएंट बनाया। और गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा A1 अपॉन A1 प्लस A2। मतलब ये वाला एरिया, जो भी A1 एरिया है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया जो भी इस लाइन के नीचे है, x इक्वल टू वाई लाइन के नीचे जो भी एरिया है वो टोटल एरिया अपॉन इस लाइन और लॉरेंस कर्व के बीच में जितना एरिया है। तो जितना पास ये लॉरेंस कर्व होगा लाइन ऑफ इक्वालिटी के उतना ही कम एरिया होगा ये A1, तो उतने ही कम क्या होगी, इनइक्वालिटी होगी। जितना ये लॉरेंस कर्व दूर होता जाएगा लाइन ऑफ इनइक्वालिटी से उतना ही क्या होगा, ये जो एरिया है ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू निकालती जाती है वो होती है 0 से 1 लेकर के। अगर 0 है तो क्या होगा कि A1 जो है वो 0 होगा, मतलब लाइन ऑफ इक्वालिटी और लॉरेंस कर्व दोनों एक ही हैं। तो जब 0 होगा तो परफेक्ट इक्वालिटी होगी, और अगर 1 है तो क्या होगा, परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी। मतलब तब लॉरेंस कर्व कैसा होगा कि लॉरेंस कर्व बिल्कुल आपका ऐसा ही होगा, जो A1 है वही टोटल एरिया है। इसलिए अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है दैट मींस परफेक्ट इक्वालिटी, और अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो दैट मींस परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो इस तरह से जो है आप किसी भी सोसाइटी में गिनी कोफिशिएंट को अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि वहां पर कितनी इनइक्वालिटी है। आप एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंपेयर भी कर सकते हैं। मान लीजिए इंडिया में गिनी कोफिशिएंट 0.54 है और चाइना में गिनी कोफिशिएंट 0.4 है, तो आप बता सकते हैं कि इंडिया में इनइक्वालिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू चाइना। अब इंडिया की इनइक्वालिटी प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगर आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखें और अगर आप 1961 से 2019 तक का देखें तो जो टॉप 1% पॉपुलेशन है उसका जो शेयर है इनकम में वो लगातार इंक्रीज हुआ है। 1961 में जहां वो 13% था, 2019 तक आते आते वो 21.7% हो गया। बॉटम 50% की अगर आप बात करें तो जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है जो उसका शेयर है इनकम में या वेल्थ में नेशन की, वो घटता जा रहा है। वो 21% से घट के कितना हो गया है, 14.7%। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि जो रिच हैं वो और रिच होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। नंबर ऑफ बिलियनियर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 102 इन 2019-20 टू 140 इन 2020-21। मतलब एक साल में जो बिलियनियर्स की संख्या थी वो 102 से 140 हो गई। देयर कंबाइंड वेल्थ नियरली डबल्ड इन द सेम पीरियड। वहीं अगर आप देखें तो नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव इंक्रीज्ड बाय 75 मिलियन ड्यू टू कोविड-19। इस पेंडेमिक की वजह से 75 मिलियन जो है वो लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, और दूसरी तरफ जो अमीर थे वो इस पेंडेमिक के बाद और अमीर हो गए हैं। ये आप देख ही रहे हैं कि मुकेश अंबानी की वेल्थ कितनी बढ़ी है, अदानी की वेल्थ कितनी बढ़ी है, और जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी वेल्थ क्या हुई है, वो डबल हो गई है। तो यही प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी की, जो गैप है लोगों के बीच में वो बढ़ता जा रहा है।
कॉजेस क्या हैं इस इनइक्वालिटी के? सबसे पहला जो कॉज दिया जाता है वो है कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स भी क्या थे? एक इकोनॉमिस्ट थे। वो क्या कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि जब कोई भी जो कंट्री है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पर चलती है, तो इनिशियली जब वो ग्रो करती है तो जो इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जो टॉप लोग होते हैं उन्हीं की इनकम शुरू में बढ़ती है। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम ग्रो होती है शुरू में, तो इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका जो एक पर कैपिटा इनकम है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो इस लेवल पर पहुंच जाती है कि पूरी जो कंट्री है या जो सब लोग हैं, पूरी पॉपुलेशन जो है उसको उसका फायदा मिलता है। तो उसके बाद इनइक्वालिटी जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है। बट इनिशियल फेजेस में जब आप ग्रो कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है। वो क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जो उस ग्रोथ का फायदा है वो कुछ लोगों तक ही पहुंच पाता है, कुछ लोग ही उसका फायदा उठाते हैं, तो उनकी इनकम ज्यादा ग्रो करती है, बाकी लोगों की इनकम ग्रो नहीं कर पाती है, तो इसलिए शुरू में इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है। तो यह कुजनेट्स का एक्सप्लेनेशन। उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया भी अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, वो अभी इस वाले पाथ पर है। तो इसलिए यहां पर क्या है, अभी हमारी इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। बट जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और होगी, पर कैपिटा इनकम और बढ़ेगी, तो जो इनइक्वालिटी है वो अपने आप डिक्रीज होने लग जाएगी। ये कुजनेट्स के हिसाब से एक्सप्लेनेशन है। दूसरा जो रीजन दिया जाता है दैट इज स्क्यूड ग्रोथ। हमारे यहां अगर आप ग्रोथ देखें तो वो किसकी हुई है? वो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुई है। और सर्विस सेक्टर जो है, और सर्विस सेक्टर में भी किसकी ग्रोथ हुई है? आईटी और आईटीईएस, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ हुई है, जिसमें क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं, ये बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल लोग जो थे, उन्हीं को फायदा पहुंचा है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि सिर्फ कुछ लोग ही उस ग्रोथ का फायदा उठा पाए हैं। सर्विस सेक्टर सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, सभी को इतना हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं बना सकते हैं। इसीलिए ये जो ग्रोथ है वो स्क्यूड थी टुवर्ड सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर इतना ग्रोथ नहीं हुआ जहां पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता था या लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था। थर्ड इज जॉबलेस ग्रोथ। अगर आप पिछले 10-15 सालों में देखें तो ऑन एन एवरेज जो है हम 8 to 9% से ग्रो करे हैं, बट जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो 0.5% पर एनम के रेट से ही ग्रो हुई है। मतलब जो हमारा इकोनॉमी है वो तो अच्छे से ग्रो किया, लेकिन उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाया। वो बात कर रहे थे कि सर्विस सेक्टर की ज्यादा ग्रोथ हुई है, तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो बढ़ गया, बट सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ हुई है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जो भी जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं वो कहां हो रहे हैं? वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो रहे हैं। और आप देखें तो आज 92 to 93% जो हमारी वर्क फोर्स है वो कहां पर है? वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। और इनफॉर्मल सेक्टर में इतना पैसा नहीं मिलता है, इतनी ना ही सोशल सिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से ये इनइक्वालिटी दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है। स्टेट विड्रॉल, अगर आप 1991 के बाद देखें तो स्टेट ने कहना चाहिए एक तरह से विड्रॉ कर लिया है। अब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब में जो पैसा जाता था एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो डिक्रीज हो रहा है ना। हेल्थ में हम 1 to 2% लगा रहे हैं, या एजुकेशन में 3 to 4% ऑफ जीडीपी पैसा लगाते हैं, तो ये बहुत कम है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर आपको अच्छे जॉब्स क्रिएट करने हैं, उनकी अगर आपको सच में इनकम बढ़ानी है, तो आपको जो सोशल सेक्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वाटर है, सैनिटेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, इन सब पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, जो कि अभी तक नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से जो ग्रोथ का फायदा है वो कहना चाहिए जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग थे उनके पास तक नहीं पहुंच पाया है। रीजनल डिस्पैरिटी, अगर आप देखें कि कुछ स्टेट्स इंडिया के जो हैं वो ग्रोथ में काफी आगे हैं, खास करके साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जो ग्रोथ हुई है इंडस्ट्रियल ग्रोथ या सर्विस सेक्टर की ग्रोथ भी, तो वो इन स्टेट्स में ज्यादा हुई है। वहीं अगर आप देखें यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान की, तो ये स्टेट्स क्या है, ये काफी पिछड़ गए हैं साउथ इंडियन स्टेट्स के मुकाबले। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसकी वजह से भी इनइक्वालिटी हमारे देश में ज्यादा दिखाई आपको पड़ती है।
अब जानते हैं कि इसका क्या इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज करनी चाहिए वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेस। इसका मतलब क्या है, जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं, जो लोग के पास ज्यादा इनकम है, उनसे ज्यादा टैक्स वसूलना चाहिए, और जिन लोगों की इनकम कम है उनसे कम पैसा वसूलना चाहिए। तो टैक्स दी वेल्दी, और जो टैक्स आए उसको आप कहां लगाइए, सोशल सेक्टर में लगाइए, हेल्थ एजुकेशन पे इंफेसिस करिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे इंफेसाइज करिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा होगा, उन सेक्टर्स को ग्रो करके जो कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, लेदर, टेक्सटाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन वर्क, इन सारे सेक्टर्स पे आपको जोर देने की जरूरत है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके और इस इनइक्वालिटी को हम रिड्यूस कर पाए। विमेन एम्पावरमेंट, हमारी जो लेबर फोर्स में हिस्सेदारी है विमेन की वो बहुत कम है, 23 to 24% ही है, और अगर वो पार्टिसिपेट कर भी रही हैं तो उनको वेजेस जो है आदमियों के मुकाबले 34% तक कम मिलती हैं। तो आपको विमेन को एम्पावर करना पड़ेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी की जो मेजर डायमेंशन है वो है जेंडर। अगर आप जेंडर इनइक्वालिटी को कम कर देंगे तो आप ओवरऑल इनइक्वालिटी पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। तो जो सबसे पहला काम करना है वो है जेंडर एम्पावरमेंट। कैसे करेंगे, आप उनको हेल्थ दीजिए, एजुकेशन दीजिए, स्किल डेवलपमेंट करिए। जो भी ऐसे अगर लॉज हैं या कोई ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि उनको वर्कफोर्स में शामिल करने से रोक रहे हैं, तो उनको चेंज करिए। एक माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है सोसाइटी के, सो दैट वीमेन जो है वो ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स में शामिल हो सके। इंक्लूजन, हर एक का इंक्लूजन होना चाहिए, कास्ट के बेसिस पर या रिलीजन के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर या लैंग्वेज के बेसिस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जब आप ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिड्यूस कर देंगे तो इनइक्वालिटी अपने आप कम हो जाएगी। इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपको गवर्नमेंट को किन पॉलिसीज पर ध्यान देखना है कि जो आप इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बना रहे हैं, साथ साथ आपको हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब सेक्टर्स पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको ऐसा बनाइए कि वो इंक्लूसिव हो, और इन सोशल सेक्टर्स पे ध्यान देकर के आप क्या करेंगे, सिटीजन्स को एम्पावर करेंगे, उनको इतना काबिल बनाएंगे, उनकी इतनी कैपेबिलिटी को आप इंक्रीज करेंगे कि वो अपना कुछ से बिजनेस क्रिएट कर सकें, या एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट पा सकें। जो इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का वो नहीं हो, और उनको फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स क्रिएट हो सके, वो उनको जॉब्स मिल सके। इसलिए आपको जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको इस तरह से मोल्ड करना है कि आप सिटीजन्स को एम्पावर कर पाए। अब बात करते हैं कि इनसे रिलेटेड कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं। तो वो देखते हैं, विद रेफरेंस टू द गिनी कोएफिशिएंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड टू मेजर द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग अ पॉपुलेशन। Second, the score of 0 represent perfect inequality and the score of 1 represent perfect equality. अभी हमने देखा है कि लॉरेंस कर्व या गिनी कोएफिशिएंट से हमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो पता चल जाता है, और जो स्कोर 0 है वो परफेक्ट इनइक्वालिटी नहीं बल्कि परफेक्ट इक्वालिटी बताता है, और स्कोर ऑफ 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी बताता है। तो जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शंस देखें, ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, या डी नाइदर 1 और 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ बट आल्सो गिव राइज टू अदर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। डिस्कस। तो इस तरह से मेंस में जो है इनइक्वालिटी से रिलेटेड आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको अब इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है और उससे जो भी रिलेटेड चीजें थी आपको वो समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।